नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जहां पर हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन देखने वाले जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी प्रश्न हैं आपको मानव शरीर से जुड़ी हुई प्रश्न देखने को यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में बनता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के बारे में बता दें या फिर क्वेश्चन के बारे में बोल सकते हैं। तो ये हमारा वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, पहले क्वेश्चन रहेगा फिर उसका आंसर रहेगा। तो पहला प्रश्न यहीं पर हमारा बनता है, देखिएगा। शरीर का सबसे बड़ा अंग, ठीक है, शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है ये हमको बताना है। तो याद रखिएगा त्वचा, ठीक है। त्वचा क्या है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चलिए अगला देखते हैं, यहीं पर क्या है, ब्लड बैंक कहलाता है। तो ब्लड बैंक किसको बोला जाता है, तो देख सकते हैं आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। क्या बोला जाता है, प्लीहा को बोला जाता है ब्लड बैंक। इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर नाम देखने को मिल जाएगा, तो इंग्लिश में भी आप लोग नाम देख सकते हैं। तो ब्लड बैंक क्या है, तो ब्लड बैंक कौन सा या फिर ब्लड बैंक किसको बोला जाता है, तो प्लीहा को ही बोला जाता है ब्लड बैंक। चलिए अगला देखते हैं, मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है। खोपड़ी की बात करिए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग जहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना उसको हम लोग हाईलाइट कर दिए हैं पहले से, ताकि आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आ जाए। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 8, ठीक है। क्या है, तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है मानव की, तो 8 हड्डियां पाई जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न है सर्वग्राही रक्त समूह है, तो कौन सा है सर्वग्राही रक्त समूह। तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ए बी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, तो कहाँ पर होता है लाल रक्त कण का निर्माण, जिसको रेड ब्लड सेल्स नाम से जाना जाता है, अर्थात आरबीसी को बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्थि मज्जा में। तो अस्थि मज्जा में क्या होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 120 दिन का होता है, ठीक है। तो जो लाल रक्त कण का जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है। चलिए अगला देखते हैं, इसी पर श्वेत रक्त की भी बात कर लेते हैं। तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है। अगर कोई भी आपसे पूछे तो डायरेक्ट बोलिएगा 1 से 4 दिन का। कितने दिन का, 1 से 4 दिन का होता है श्वेत रक्त कण का जीवन काल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, जो श्वेत रक्त कण होता है ना उनको क्या कहा जाता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ल्यूकोसाइट कहा जाता है। देख सकते हैं आंसर यहाँ पर क्या है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। जो श्वेत रक्त कण होते हैं उनको, जिसको WBC के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार रक्त जो हम लोग अभी देखे ना, लाल रक्त कणिका को किस नाम से जाना जाता है, RBC के नाम से जाना जाता है। तो श्वेत रक्त कण को किस नाम से जाना जाता है, WBC के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखते हैं, प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, लाल रक्त कण को कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखे हैं ना, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट। उसी प्रकार यहाँ भी है कि लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इनको कहा जाता है, अर्थात जो आरबीसी होता है ना उनको क्या कहा जाता है, तो एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। देख सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, तो कौन शरीर का ताप नियंत्रक होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करता है, तो शरीर का टेम्परेचर नियंत्रण में रखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है यहीं पर देखिएगा, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, ठीक है। रक्त की बात की जा रही है, तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो क्या है सर्वदाता है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर है। तो ये बताना है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ओ, ठीक है। जो ओ ग्रुप है ना वो क्या है, तो सर्वदाता समूह के अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखते हैं, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह, देख सकते हैं एक बार और हम लोग क्वेश्चन देखे हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी, ठीक है। पहले भी इसका क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए यहीं पर अगला प्रश्न बनता है, उसको देखते हैं। रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है, मापने की यंत्र को कहा जाता है, अर्थात जो रक्तचाप है ना उसको मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, स्फिग्मो मैनोमीटर के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहीं पर देखिएगा, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो कहाँ से हो जाता है, मुंह से ही हो जाता है, ठीक है। भोजन का जो प्रारंभ होता है ना पाचन, वह मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला यहीं पर देखिएगा, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है जो बचे हुए भोजन का अवशोषण। उसी प्रकार अगर बात करें यहीं पर पित्त, ठीक है, जिसको क्या बोला गया है, बॉयल बोला जाता है। तो पित्त या फिर बॉयल को स्रावित होता है, कहाँ से होता है, तो यकृत द्वारा, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लीवर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से वह क्या होता है, स्रावित होता है। चलिए अगला देखते हैं, यहीं पर प्रश्न है, विटामिन ए संचित होता है, तो कहाँ संचित होता है विटामिन ए,
यकृत में संचित होता है। ठीक है, यकृत में क्या संचित होता है, तो विटामिन ए यकृत में संचित होता है। चलिए अगला देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। ग्रंथि की बात की जा रही है ना, पहले कुछ और देखे थे, तो याद रखिएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है, जिसको इंग्लिश में लीवर के नाम से जाना जाता है, हिंदी में यकृत बोला जाता है। तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है यह शरीर की। ठीक है, अगला देखिएगा, यहीं पर प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि। अब सबसे छोटी ग्रंथि या फिर इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, सबसे छोटी ग्रंथि या फिर आपको मास्टर ग्रंथि कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है। इंग्लिश नाम याद रखिएगा, स्मॉल ग्लैंड बोला जाता है इसको। तो इसका जो आंसर है दोस्तों उसको बताते हैं आपको। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा प्यूटिटरी। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। चलिए अगला देखते हैं, मनुष्य में पसलियाँ, ठीक है, रिब्स की संख्या होती है तो कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है मनुष्यों में पसली की संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है तो कुल संख्या कितनी होती है, 206 होती है। आपको बताना है नवजात शिशु में हड्डियों की कितनी संख्या कितनी होती है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है तो कितनी है। तो जो शरीर में मांसपेशियों की जो कुल संख्या है, जिसको मसल के नाम से जानते हैं मांसपेशियों को, तो ये हो जाएगा आपका 639। ठीक है, 639 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लार जिसको सलाइवा के नाम से जाना जाता है, तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इस जो लार में एंजाइम पाया जाता है उसको बोला जाता है टाइलिन। ठीक है, क्या बोला जाता है, टाइलिन होता है लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम। चलिए अगला दिया है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। ठीक है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, कहाँ से होता है लिंग निर्धारण, पुरुष क्रोमोसोम। ठीक है, क्या है, पुरुष क्रोमोसोम पर होता है लिंग का निर्धारण, कि वह पुरुष है होगा कि महिला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मनुष्य का हृदय होता है तो क्या होता है, यह 4 कोष्ठीय होता है। ठीक है, जो मनुष्य का हृदय होता है वह 4 कोष्ठीय होता है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है तो 46। ठीक है, 23 जोड़ा अर्थात 46 पाई जाती है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या। अगर यहीं पर आपको जोड़े में बोला जाए तो याद रखिएगा 23 जोड़े पाए जाते हैं, जिसका डबल कितना हो जाएगा, वह 46 हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहीं पर शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, कोशिका की बात की जा रही है ना, देखिएगा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात की जा रही है, तो ये होता है आपका तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र क्या, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न यहीं पर देखने को मिल रहा है, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या होती है तो 22 क्वेश्चन अभी अभी पूछा गया था किसी एग्जाम में। तो शरीरों की में जो अमीनो अम्ल की संख्या होती है वह होती है आपकी 22 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है तो कितना बनता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखते हैं इसका आंसर क्या है, तो 1.5 लीटर बनता है। शरीर में जो यूरिन बनता है ना, एक दिन में 1.5 लीटर बनता है। चलिए अगला देते हैं, प्रश्न है, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि, क्यों देता है ये पूछा गया है, यूरिया के कारण। ठीक है, उसमें क्या होता है, यूरिया की मात्रा पाई जाती है, इसी कारण क्या होता है, मूत्र जो है दुर्गंध देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मूत्र का पीएच मान है। ठीक है, पीएच मान कितना होता है, वह 6 होता है। और आपको पता होगा पीएच मान में क्या होता है, जो 7 होता है ना वह उदासीन होता है और जल का होता है। अगर इससे आप लोग कम आएंगे अर्थात 7 से पहले, तो वह क्या होता है, एसिडिक होता है। और जैसे 7 से अगर ऊपर चढ़ते हैं, 7.1 या फिर 8, 9, 10, वो क्या होता है, क्षार के रूप में आता जाता है। और जिस प्रकार जैसे यहाँ पर जितना ही कम होगा, 7 से जितना कम होगा वह उतना ही प्रबल अम्ल होगा, और जिस जैसे बढ़ते जाएगा ना वह प्रबल क्षार होता है। ठीक है, दोनों को आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं अगला, यहीं पर क्या है, शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर इसी को अगर हम लोग सेल्सियस में बात की करें तो यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर केल्विन में बात करें ना तो 310 केल्विन होता है। तीनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई से भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि शरीर का जो सामान्य तापमान कितना होता है, फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में पूछेगा तो याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन होता है। तीनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों, टिबिया नामक जो हड्डी होती है ना वो पैरों में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, कौन सी हड्डी है, तो टिबिया नामक हड्डी है जो कि पैरों में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है तो कौन से तत्व है जो कि दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो याद रखिएगा कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस क्या है, तो दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, तो क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होते हैं ना दोस्तों, वो क्या करते हैं, रुधिर को थक्का जमने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अर्थात रुधिर को थक्का जमने में क्या सहायक है, तो प्लेटलेट्स ही सहायक होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, तो उसको क्या बोला जाता है, ये बोला गया है ना। अर्थात मस्तिष्क और सिर का जो अध्ययन किया जाता है ना, तो उस अध्ययन के क्षेत्र को विज्ञान की भाषा में क्या बोला जाता है, तो फ्रेनोलॉजी बोला जाता है। याद रखिएगा, क्या बोला जाता है, फ्रेनोलॉजी बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, तो कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन। ठीक है, तो श्वसन के दौरान सबसे ज़्यादा मात्रा में जो हम लोग लेते हैं वो क्या होते हैं, वो नाइट्रोजन को लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जीवित जीवाश्म कौन होता है, तो कौन होता है जीवित जीवाश्म, तो साइकस। ठीक है, याद रखिएगा नाम इसका साइकस क्या होता है, तो जीवित जीवाश्म होता है। चलिए अगला देखते हैं। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, जल में मरकरी के प्रदूषण से। ठीक है, जल में मरकरी के जो प्रदूषण होता है ना, मरकरी क्या होता है, पारा को बोलते हैं। ठीक है, पारा को बोला जाता है मरकरी, तो इसके प्रदूषण के कारण मिनीमाता रोग होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है। ठीक है, तो जो मानव त्वचा का अध्ययन करते हैं उस विज्ञान को क्या बोला जाता है, तो डर्मेटोलॉजी बोला जाता है। याद रखिएगा नाम अच्छे से आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, जो कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को, तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को। अगला देखते हैं दोस्तों, यहीं पर पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, जो बॉयल होता है ना, वो किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा है। इसका आंसर बताते हैं आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत, जिसको लीवर बोला जाता है ना, तो यकृत इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात पित्त इसी अंग से स्रावित होता है। चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो ठीक है, क्या बोला गया है, ब्लड बैंक या फिर रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो क्या देख सकते हैं यहाँ पर, तिल्ली करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, तो क्या कार्य है शरीर में हीमोग्लोबिन का, तो ऑक्सीजन का परिवहन इसका मुख्य कार्य होता है हीमोग्लोबिन का। याद रखिएगा, तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वह क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन है। चलिए अगला देखते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो क्या होता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। याद रखिएगा, लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। अगला देखिएगा, यहीं पर मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता। ठीक है, नहीं जमता बोला है ना, तो याद रखिएगा हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन के कारण क्या होता है, तो मानव शरीर में जो खून की उपस्थिति है, या फिर ये बोल सकते हैं जो मानव शरीर में खून होता है ना, वह हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। चलिए अगला प्रश्न है, रुधिर या प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। ठीक है, रुधिर की जो प्लाज्मा होती है ना, उसमें किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा लिम्फोसाइट। ठीक है, याद हो जाएगा, इसका नाम अच्छे से याद रखिएगा, लिम्फोसाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है, शमशान बोला है ना, किसको कहा जाता है, याद रखिएगा, प्लीहा को कहा जाता है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका शमशान किसको कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो याद रखिएगा पायरुविक अम्ल का होता है। ठीक है, पायरुविक एसिड का होता है यहाँ पर संश्लेषण। कहाँ पर होता है, तो क्रेब्स चक्र में। चक्र का भी नाम याद रखिएगा, और जो एसिड है ना उसका भी नाम यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ पर होता है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण, तो यकृत में होता है। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ होता है, यकृत में होता है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण। अगला प्रश्न है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है, तो वृक्क में जाकर छनती है। ठीक है, याद रखिएगा, तो रक्त की जो अशुद्धियाँ होती है ना वो कहाँ जाकर छनती है, वृक्क में जाकर के छनती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, अर्थात किस अंग पर संपन्न होती है, कहाँ पर संपन्न होती है, किसी कोशिका में होती है, टिश्यू में होती है, ये बताना है ना। तो श्वसन की जो क्रिया होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, याद रखिएगा नाम क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर क्या होती है, जो श्वसन की क्रिया होती है वह संपन्न होती है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आपको आंसर बताना है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो का आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।